हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन बायोलॉजी। आज हम करेंगे बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर। इसमें से भी चैप्टर 8 ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़। बाकी के 2 चैप्टर हम बाद में करेंगे, पहले आज हम करेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़। तो बेसिकली ह्यूमन हेल्थ होती क्या है? जब पर्सन फिजिकली, मेंटली, सोशली फिट होता है तो उसको बोलते हैं ह्यूमन हेल्दी है। तो यहाँ पे सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट नहीं देखा जाता, सोशली और मेंटल एस्पेक्ट भी देखा जाता है। और डिसीजेस क्या होते हैं? जब कोई पर्सन सिक होता है बिकॉज ऑफ द जेनेटिक डिसऑर्डर, बिकॉज ऑफ द बैड हैबिट्स, बिकॉज ऑफ देयर लाइफ स्टाइल, उससे जो डिसीज़ आते हैं उसे डिसीज़। तो ये हम पढ़ेंगे ये कैसे होता है, क्या होता है। लेकिन उससे पहले हम एक साइंटिस्ट के बारे में जान लेते हैं जो आपकी एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है। तो ये है एम.एस. स्वामीनाथन। 1925 में पैदा हुए थे और इन्होंने अपनी पढ़ाई करी थी तमिलनाडु में। ठीक है, अब ये फेमस क्यों हुए थे? ये हुए थे लैब टू लैंड के लिए। इन्होंने ग्रीन रिवोल्यूशन में बहुत काम किया था और इन्होंने वर्क किया था इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में। और इन्होंने ऐसी बहुत सारी वैरायटी दी जिससे कि क्या हुआ, खेती में, जो लैंड में जो एग्रीकल्चर कर रहे थे उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ। तो इसके लिए ही जाने जाते हैं और इन्हें पद्म भूषण का अवार्ड भी मिला है इसी के लिए। यही इनका इम्पोर्टेंस है, एम.एस. स्वामीनाथन। ठीक है, इतना ही याद करना है बस इसमें। नेक्स्ट हम करेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़। तो देखो, ये बड़ी सुंदर सी पिक्चर दी हुई है। एनसीईआरटी ना पिक्चर्स बड़ी सुंदर सुंदर देता है। ये गैस करो किसकी है? ये हमारे अंदर जो बॉडी में एंटीबॉडीज़ होती है ना, उसकी पिक्चर दी हुई है। ये इसकी लॉन्ग साइड दी हुई है, ये इसकी शॉर्ट साइड। चलो बाद में पढ़ेंगे इसे, एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर क्या होता है, लिम्फोसाइट का स्ट्रक्चर क्या होता है, बाद में पढ़ेंगे। पहले हम ये देख लेते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या हमें पढ़ना है। तो इसमें हम पढ़ेंगे कॉमन डिसीज इन ह्यूमंस में कौन कौन से कॉमन डिसीज होते हैं। इम्यूनिटी के बारे में हम पढ़ेंगे। एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, HIV से होता है ना ये, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। लाइलाज बीमारी है। कैंसर के बारे में हम पढ़ेंगे। और ड्रग्स और अल्कोहल अब्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। सोसाइटी के लिए बड़ा खतरा है ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज़। तो पहले ना हेल्थ के बारे में मोस्टली बोल देते थे, बड़े ह्यूमर्स थे। जैसे कि हिप्पोक्रेट्स थे, उन्होंने बोला हुआ था कि भाई ब्लैक बाइल वाले जो है उनकी हॉट पर्सनैलिटी होती है तो उन्हें फीवर आ जाता है, जबकि जिनकी कोल्ड पर्सनैलिटी होती है उन्हें फीवर नहीं आता। लेकिन विलियम हार्वे आए, और इन साइंटिस्ट का नाम भी याद रखना है क्योंकि इन्होंने डिस्कवरी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन किया था। ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, विलियम हार्वे डिस्कवर्ड द ब्लड सर्कुलेशन। इन्होंने बोला ऐसा कुछ नहीं है। इन्होंने थर्मामीटर से टेम्परेचर नापा, जिसको बोला था ना ब्लैक बाइल है, कि भाई देखो इनका भी नॉर्मल है और दूसरे पर्सन का भी नॉर्मल होता है। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब ह्यूमर फैले हुए थे हेल्थ के बारे में। लेकिन जैसे जैसे स्टडी हुई, आगे आगे हम पढ़ते रहे। तो हेल्थ जो है किस किस से इफेक्टेड होती है? हेल्थ होती है जेनेटिक डिसऑर्डर से इफेक्टेड। डेफिशिएंसी विद विच ए चाइल्ड बोर्न एंड डेफिशिएंसी डिफेक्ट्स विद द चाइल्ड इनेट फ्रॉम द पेरेंट्स फ्रॉम बर्थ। जिससे चाइल्ड बोर्न होता है या अपने पेरेंट्स से ले लेता है, जेनेटिकली डिसऑर्डर होता है। मतलब जेनेटिक मतलब उन्हें मिले होते हैं, जैसे विरासत में मिले होती है ना चीज़ें, ऐसे विरासत में उन्हें डिसऑर्डर मिले होते हैं। तो जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से हो सकता है। इसमें बच्चा कुछ नहीं कर सकता। इन्फेक्शन हो सकता है, जैसे कि वायरस है ना, बैक्टीरिया है, फंजाई है। और कौन होते हैं इन्फेक्टियस डिसीज कोज करने वाले? प्रोटोजोन्स है ना, और छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं जो कोजिंग ऑर्गन होते हैं। तो ये सब हो सकते हैं। लाइफ स्टाइल से हो सकता है, क्योंकि आजकल की जो हमारी लाइफ स्टाइल है बिल्कुल चेंज हो गई है। फास्ट फूड खाना पसंद करते हैं, मेहनत करना पसंद नहीं करते, रात को देर तक जागना पसंद करते हैं, सुबह देर तक सोना पसंद करते हैं। तो ये सारी लाइफ स्टाइल ना चेंज हो गई है बिकॉज अवर हैबिट्स। ठीक है ना, बिकॉज अवर लाइफ स्टाइल। तो उसकी वजह से भी जो है ह्यूमन में जो है वो डिसीज़ हो सकते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हम करेंगे कि हेल्थ क्या है। एक्चुअली में हेल्थ क्या है, तो हेल्थ में बता चुकी हूँ। हेल्थ वेल बींग है किसका? ना सिर्फ बॉडी का, ना तो हम फिजिकली फिटनेस नहीं बोलेंगे, फिजिकली, मेंटल और सोशल वेल बींग हेल्थ है। ठीक है, मतलब इसमें हमारी मेंटल कंडीशन भी अच्छी होनी चाहिए, सोशली भी हम अच्छे होने चाहिए। तो वो एक हेल्दी पर्सन की निशानी है। बहुत सारे लोग योगा करते हैं, और योगा तो इमेमोरियल टाइम से इंडिया के अंदर किया जा रहा है। ठीक है, एक्सरसाइज करते हैं, जिमिंग करते हैं, लाइक दैट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें करते हैं हेल्दी रहने के लिए। तो अवेयरनेस किसकी ज़्यादा जरूरी है? अवेयरनेस की ज़्यादा जरूरी है, वैक्सीनेशन की ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि ये वैक्सीनेशन क्या करता है? पैसिव पैसिव इम्यूनाइजेशन करता है। मतलब
आर्टिफिशियल इम्यूनाइजेशन करता है, कि मतलब वैक्सीनेशन बॉडी के अंदर हम डाल देते हैं तो आर्टिफिशियली इम्यूनाइजेशन हो जाता है, नेचुरल नहीं है, आर्टिफिशियल है। ठीक है। अब एक्चुअली में ये इम्यूनाइजेशन आर्टिफिशियल एक्टिव होता है, आर्टिफिशियल होता है लेकिन एक्टिव होता है, मैंने पैसिव गलत बोल दिया। ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती हैं, और इसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है, क्या देखना पड़ता है। अगर हम बोलें कि डिसीज़ क्या चीज़ है, डिसीज़ क्या चीज़ है, तो डिसीज़ क्या है, किसी भी ऑर्गन का, बॉडी का, या फिर हमारी हेल्थ का एडवर्सली इफेक्ट दिखाई दे, और वो साइन दिखाई दे, उसके सिम्टम्स दिखाई दे, ना दिखाई दें तो वो महसूस हो, उसको हम डिसीज़ बोलते हैं। और डिसीज़ टू टाइप्स के होते हैं, पहला है इन्फेक्टिशियस, दूसरा है नॉन इन्फेक्टिशियस। इन्फेक्टिशियस का मतलब क्या होता है कि जब एक पर्सन से दूसरे पर्सन को चला जाए किसी भी वजह से, ठीक है, चाहे उसका एजेंट हो, छींकने से, खांसने से, या फिर मच्छर इसको काटे और इधर फैल जाए ये, तो उसको बोलते हैं इन्फेक्टिशियस डिसीज, यानी कि एक से दूसरे पर्सन को वो फैल सकता है। और नॉन इन्फेक्टिशियस बोलते हैं कि वो एक से दूसरे पर्सन को छूने, खाने, रहने से नहीं फैलता, जैसे कि कैंसर हो गया, है ना, दूसरे पर्सन के साथ रहोगे तो नहीं फैलेगा ना, एड्स हो गया, तो ये होते हैं नॉन इन्फेक्टिशियस, कि इन्फेक्ट मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ये नहीं फैलते हैं। ठीक है। सॉरी। तो ये हो गया। अब कॉमन डिसीज इन ह्यूमंस हम क्या करेंगे, जो कॉमन डिसीज इन ह्यूमंस हैं वो कोजिंग हॉर्मोन उनके कौन कौन से हैं, बैक्टीरिया है, वायरस है, फंजाई है, प्रोटोजोन है, हेलमिन्थ हम कर चुके हैं। और इन सबको क्या बोलते हैं हम, इनको बोलते हैं पैथोजेंस। ठीक है। अब एक एक करके हम पढ़ेंगे कि ये पैथोजेंस कैसे रोग फैलाते हैं, और इनके नाम भी याद होने चाहिए हमें, कौन सा रोग है वो भी याद होना चाहिए। ठीक है। तो पहले पढ़ेंगे टाइफाइड। इसकी बड़ी अच्छी सी स्टोरी है, टाइफाइड की स्टोरी से याद भी रहेगा, लेकिन इसका कोजिंग हार्मोन जरूर, कोजिंग ऑर्गेनिज्म जरूर याद करना है कि ये पहला तो ये बैक्टीरिया होता है। ठीक है। ये भी ध्यान रखना है कि बैक्टीरिया है, वायरस है, या फंजाई है। तो ये बैक्टीरिया है टाइफाइड का, कोजिंग ऑर्गेनिज्म सैल्मोनेला टाइफाई। और इसके साथ एक बड़ी स्टोरी जुड़ी हुई है टाइफाइड के। एक कुक थी मैरी मेलोन, बड़े पहले टाइम की बात है, कुक थी ये, और इसको ना टाइफाइड हो गया। अब इसका जो टाइफाइड ऐसा था कि इसमें इतने ज़्यादा सिम्टम्स शो नहीं होते, तो ये खाना बनाती थी, और जो खाना बनाती थी वो जिस भी घर में रहती थी उन सबको टाइफाइड हो जाता था, और उनमें से एक आध मर जाता था, क्योंकि टाइफाइड जो है फेटल भी हो सकता है, अगर उसका क्योर टाइम पे ना किया जाए तो फेटल हो सकता है। तो फिर ये क्या करती थी, जब उसमें से कोई पर्सन मर जाता था तो कि उसकी बात किसी को पता ना चले कि उसके में अंदर कोई कमी है, उसे भी नहीं पता था कि उसको टाइफाइड है, बस उसे ये था कि मतलब उसके अंदर कुछ ऐसी काली शक्तियाँ जो मतलब लोगों को मार देती है। फिर वो दूसरे घर में जाके खाना बनाने लग जाती थी, जब वहाँ पे भी डेथ हो जाती थी तो फिर वहाँ चली जाती थी। ऐसे ऐसे करके उसका नाम ही जो है, जब लोगों को पता लगा कि भाई इसके जाने से जो है वो ऐसा हो रहा है, तो डॉक्टर ने उसका देखा तो देखा कि टाइफाइड है उसको। और वो टाइफाइड जो है इस तरह का टाइफाइड है कि उसको, वो उससे रजिस्ट हो गई है टाइफाइड से, लेकिन दूसरों को के अंदर फैल रहा है वो टाइफाइड, तो उसका नाम ही टाइफाइड मेरी रख दिया गया। तो ये बड़ी अच्छी सी स्टोरी है, याद रखना, लेकिन इसका कोजिंग ऑर्गन याद रखना है। स्टोरी नहीं पूछी जाती है एग्जाम में, बस याद करने के लिए बता दी थी। सैल्मोनेला टाइफाई इसका बैक्टीरिया है, और इसमें क्या क्या होता है ये ध्यान रखना। इसमें क्या होता है कि जो पैथोजन है वो पहले तो स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करेगा, यानी कि उसका एंट्री क्या होएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। भाई पानी वगैरह के थ्रू या फूड वगैरह के थ्रू, कॉन्टेमिनेटेड फूड या वाटर के थ्रू जाएगा, पहले कहाँ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में गया। ठीक है। अब वहां से क्या है, ब्लड में माइग्रेट कर गया। ठीक है। पहले इंटेस्टाइन में गया, फिर उससे कहाँ माइग्रेट कर गया, ब्लड में। और ब्लड में जैसे ही वो माइग्रेट करता है तो हाई टेम्परेचर हो जाता है, वीकनेस हो जाती है, स्टोमक पेन, क्योंकि स्टोमक में भी है ना कॉन्स्टिपेशन, हेडेक हो जाता है, लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाता है। तो ये सारे क्या सिम्टम्स हैं इसके। ठीक है। इंटेस्टाइनल परफोरेशन होने लग जाती है, और सेवरल कंडीशन में डेथ भी हो सकती है, फेटल भी हो सकता है ये। टाइफाइड फीवर जो है वो वाइडल टेस्ट, एक टेस्ट होता है वाइडल टेस्ट, उससे पता लगता है कि टाइफाइड ही है या कुछ और है। तो ये वाइडल टेस्ट जरूर होता है। इसके सिम्टम्स याद रखना, किससे फैलता है, कोजिंग क्या होता है, ये मधुमक्खी कह रही हूँ, हाउस फ्लाई वगैरह जो होती हैं, ये एक मतलब इनके एग्स पे बैठती हैं और फूड वगैरह या वाटर वगैरह फूड बैठ कर को उसको जो है कंटामिनेटेड, तो वेक्टर हो सकता है ये। ठीक है। और फूड और वाटर के थ्रू फैलती हैं कंटामिनेटेड। कहाँ पहले अटैक करता है, इंटेस्टाइन में पहले अटैक करना है, फिर ब्लड में जाता है। बहुत हाई फीवर होगा 39 से 14 डिग्री सेल्सियस से, वीकनेस, स्टोमक पेन, कॉन्स्टिपेशन, हेडेक, लॉस ऑफ एपेटाइटिस के सिम्टम है, कभी कभी डेथ हो सकती है। और टाइफाइड फीवर जो है वो वाइडल टेस्ट के थ्रू चेक किया जा सकता है कि टाइफाइड है या नहीं है। ठीक है। टाइफाइड मेरी की स्टोरी मैं सुना चुकी हूँ, ये दिखाया हुआ। ठीक है। अब देखो दूसरा, दूसरा है निमोनिया।
निमोनिया के दो कोजिंग ऑर्गन है और ये भी बैक्टीरिया ही है। अभी हमने टाइफाइड सैल्मोनेला टाइफाइड पढ़ा था, वो भी बैक्टीरिया था। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे निमोनिया। निमोनिया में स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा दो होते हैं ये, और ये क्या करते हैं, निमोनिया कोज करते हैं। तो ये जो हमारी लंग्स होती है ना हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, ये सीधे ना हमारी लंग्स पे अटैक कर देते हैं। लंग्स पे में जो एल्वलाई होती है ना अंदर, उसमें अटैक कर देते हैं। अब इन एल्वलाई में अटैक करने की वजह से जो सरफेस एरिया होता है ब्रीथिंग के लिए वो कम हो जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि दिक्कत होती है सांस लेने में, रेस्पिरेशन में दिक्कत होने लग जाती है। ठीक है, और क्योंकि इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन की वजह से जो वायरस जो ये इन्फेक्टेड सेल होते हैं वो भी जो है म्यूकस वगैरह जैसा कुछ रिलीज करते हैं, तो उससे ये पूरा कंजेस्टेड हो जाता है कौन क्या लंग्स। इसकी वजह से फीवर, चिल, कफ, हेडेक ये सब होते हैं। ठीक है, और जो सीवियर केसेस होते हैं, निमोनिया का सीवियर केस हो गया, उसमें जो टिप्स ऑफ फिंगर नेल्स है ना और लिप्स हैं, वो ये ब्लूज कलर के हो जाते हैं। तो ये इसके सिम्टम्स हैं। कोजिंग ऑर्गन पता लग गया, बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। सबसे पहले कहाँ करता है, एल्वियोलाई ऑफ द लंग्स पे अटैक करता है। सिम्टम्स क्या हो गए, फीवर, चिल, कफ, हेडेक। ठीक है, ये सिम्टम हो गए। सीवियर कंडीशन में जब फैलता है तो लिप्स और फिंगर्स टिप जो होती हैं वो ब्लूइश कलर की हो जाती हैं। ठीक है, कैसे फैलता है, हेल्दी पर्सन के इन्फेक्शन से, इनहेलिंग ऑफ ड्रॉपलेट से, एरोसोल से। तो मतलब जैसे हम खांसते छींकते हैं ना, और इन्फेक्टेड पर्सन अगर खांस रहा छींक रहा है तो उस एयर में एरोसोल्स में वो चला जाएगा और उससे दूसरे पर्सन को चला जाएगा। डिसेंट्री, प्लेग, डिप्थीरिया ये भी बैक्टीरियल डिसीज है मैन में। और डिप्थीरिया भी बड़ा कष्टदायक होता है, ये भी लंग्स वगैरह को सबको चोक कर देता है, ये तो किडनी विडनी को भी खराब कर देता है। ठीक है, लेकिन अभी इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं दी हुई है तो हम नहीं जाएंगे। अब हम करेंगे नेक्स्ट कॉमन कोल्ड। ये जो है कॉमन कोल्ड सॉरी, मुझे भी कॉमन कोल्ड हो रहा है। जो कॉमन कोल्ड जो है ये उससे थोड़ा कम खतरनाक है निमोनिया से, है ना। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा और डिप्लोकोकस निमोनिया उससे थोड़ा कम खतरनाक है। कैसे कम खतरनाक है, क्योंकि इसका जो कॉमन कोल्ड का वायरस होता है उसको हम बोलते हैं राइनो वायरस। और ये तो क्या करता था, निमोनिया लंग्स पे सीधे अटैक करता था, लेकिन ये क्या है, जो बाकी के ऑर्गन है ना, बाकी का जैसे कि ये ब्रोंकाई है, इन सब पे अटैक करता है। ये लंग्स तक नहीं पहुंचता, ये बस इन्हीं को चोक कर देता है, यहाँ म्यूकस भर देता है। म्यूकस तो खैर सेल रिलीज करते हैं उसकी वजह से। तो यहाँ पे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन कोज करने की वजह से रेस्पिरेशन में दिक्कत होती है, तभी कहते हैं ना भाप वगैरह लेनी चाहिए। तो ये कहाँ पे अटैक करता है, नेजल चेम्बर और जो बाकी के रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उनमें करता है, लंग्स में नहीं करता है। ये ध्यान रखना, लंग्स में नहीं करता है ये। और इसका जो इसमें होता क्या है, इसमें क्या होता है, कंजेशन होता है, सोर थ्रोट होता है, होर्सनेस होती है, कफ, हेडेक और टायर्डनेस हो जाती है। 3 to 7 डेज होता है। और कौन है, वायरस कोजिंग ऑर्गन। पहले जो हमने पढ़ा था निमोनिया, उसका बैक्टीरिया, ध्यान रखना है। अब ये भी एरोसोल्स के थ्रू भी फैल जाता है। दूसरा पैन, बुक्स, कफ, डोर नॉब्स, ये जब जहाँ पे भी मतलब जो इन्फेक्टेड पर्सन उसको छू लेगा ना और वो इन्फेक्शन चला गया वहाँ पे, तो उसको छूने से इन्फेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो कॉमन कोल्ड हो जाता है। ठीक है, छूने से फैलता है, ये इन्फेक्टिशियस डिसीज है। ठीक है, बाकी अभी तक हमने जो पहले दो पढ़े वो भी। अब हम पढ़ेंगे मलेरिया। ठीक है, मलेरिया ये कौन फैलाता है, ये मच्छर फैलाते हैं। कौन सा मच्छर, एनाफ्लीज मॉस्किटो, फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो। तो मलेरिया जो है उसके 3 दिए हुए हैं इन्होंने, और ये प्रोटोजोन डिसीज है, प्रोटोजोन। अभी हमने पढ़ा ना पहले बैक्टीरिया, दूसरा भी बैक्टीरिया, फिर वायरस, और ये क्या है, प्रोटोजोन डिसीज है जो प्लाज्मोडियम के थ्रू फैलता है। कौन सी स्पीसीज के थ्रू, प्लाज्मोडियम के थ्रू। तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरियाई और प्लाज्मोडियम फेल्कीपेरम, ये 3 स्पीसीज होती हैं प्लाज्मोडियम की जो कि मलेरिया फैलाती हैं। जिसमें से जो फेल्कीपेरम है ना, ये बड़ा खतरनाक होता है, मैलिग्नेंट होता है। ठीक है, ये बड़ा सीरियस टाइप का होता है, फेटल भी हो सकता है ये। ठीक है, और बाकी 2 इतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होते। तो एक्चुअली में होता क्या है, होता ये है कि भाई जो इन्फेक्टेड, इसकी पिक्चर से समझाती हूँ आपको, यहाँ से नहीं अच्छे से क्लियर होगा इतना, पिक्चर से अच्छे से क्लियर होगा, पिक्चर से अच्छे से समझाती हूँ। अच्छा, इसकी पिक्चर तो स्क्रीन पे छोटा कर लेती हूँ, रुक जाओ, उसको वो आ ही नहीं रही स्क्रीन पे। चलो आधा आधा करके समझते हैं फिर हम। तो देखो इसमें देखो, ये है इन्फेक्टेड पर्सन। ठीक है, इन्फेक्टेड पर्सन से अब ये पी रहा है ब्लड, या फिर हम कहते हैं कि भाई चलो ये मच्छर इन्फेक्टेड है, ये मच्छर इन्फेक्टेड है। अब ये ब्लड ये जो पर्सन है ये इन्फेक्टेड नहीं है,
ये ठीक है पर्सन, ठीक है। अब ये ब्लड इसने अपनी जो है जो सकिंग ऑर्गन है वो घुसा दिया हैंड में और वो पीने लगा ब्लड। इसकी गट्स में थे स्पोरोजोइट्स। कौन से थे? स्पोरो। अब ये याद रखने कि इसका जो ये क्या ब्लड में डालता है, स्पोरोजोइट्स डालता है, ठीक है। और अभी बताती हूँ ये स्पोरोजोइट्स क्या होते हैं। स्पोरोजोइट्स जो है इंजेक्ट कर देता है स्किन में, ठीक है। ये इसकी गट्स में होते हैं स्पोरोजोइट्स, ठीक है। अब ये स्पोरोजोइट्स क्या करते हैं, जो स्पोरोजोइट्स ने इंजेक्ट कर दिए हैंड में, ये लीवर के पास जाते हैं ब्लड की स्ट्रीम के थ्रू, ठीक है। लीवर के पास जाते हैं। अब लीवर के पास जब ये जाते हैं तो ये यहाँ पे डिवाइड रीडिवाइड करना शुरू कर देते हैं और ये स्पोरोजोइट्स अपनी सेना बना लेते हैं। इसके थ्रू ये जाते हैं आरबीसी में। लीवर के बाद जाते हैं ये आरबीसी में। देखो ये पहुंच गई आरबीसी में। अब आरबीसी के अंदर घुस जाते हैं ये देखो ना, डब्ल्यूबीसी से लड़े कैसे। ये आरबीसी के अंदर घुस जाएंगे तो अंदर तो नहीं जाएगा डब्ल्यूबीसी, जब बाहर जाएंगे तभी। अभी आरबीसी के अंदर जाके डिवाइड रीडिवाइड, अभी इधर दिखा देती हूँ, डिवाइड रीडिवाइड करना शुरू कर देते हैं और ये बहुत सारे जो है स्पोरोजोइट्स बाहर छोड़ देते हैं। स्पोरोजोइट्स बाहर छोड़ने के साथ साथ ना यहाँ ये गैमिट फॉर्मेशन करते हैं, गैमिट बनाते हैं। ये जो स्पोरोजोइट्स थे ना, ये एक्चुअली में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते थे, ठीक है। लेकिन अब इन्होंने क्या बना दिया, गैमिट बना दिया। तो ये क्या है, सेक्सुअल स्टेज बना दी इन्होंने, गैमिटोसाइड बना दिए इन्होंने, ठीक है, ब्लड में। अब जब ऐसे ब्लड वाले इंसान को जब कोई इंसेक्ट, जो ये फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो है, जब ये ड्रिंक करती है इसके ब्लड को, तो ये गैमेटोसाइड चले जाते हैं इसके अंदर पेट में, और पेट में क्या होता है, इनका फ्यूजन हो जाता है। और यहाँ फ्यूजन होने के बाद ये क्या बना देते हैं, स्पोरोजोइट्स बना देते हैं, ठीक है। और ये स्पोरोजोइट्स फिर कहाँ निकल के आ जाते हैं, इसकी गट्स में आ जाते हैं निकल के, ठीक है। पेट में करने के बाद ये जो है मीटिंग करने के बाद ऊपर कहाँ कहाँ आ जाते हैं, ये गट्स में आ जाते हैं। और फिर से ये साइकिल जो है, फिर से ये साइकिल जो है शुरू हो जाता है। देखो ये दिया हुआ है साइकिल, ठीक है। फिर से ये साइकिल शुरू हो गया। तो देखो ये जो थी ना स्पोरोजोइट्स कंडीशन, ये कैसे बनी इसकी, ये गैमिट जो कंबाइन होने के बाद ये बनी, ठीक है। फिर ये सेक्सुअली यहाँ रिप्रोड्यूस करा इन्होंने, फिर इन्होंने गैमिट फॉर्मेशन कर दी, ठीक है। गैमिट फॉर्मेशन करने के बाद जो इनकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुई है वो मॉस्किटो के पेट में हुई है, ठीक है। अब इसका सिम्टम्स क्या होता है, सिम्टम्स ये होता है कि जब यहाँ पर इन्होंने आरबीसी के अंदर घुस गए और आरबीसी ब्रस्ट करने शुरू कर दी, तो देखो आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है ना, तो उसमें से एक सब्सटेंस निकलता है हीमियोजोइन, हीमियोजोइन। और ये जो सब्सटेंस होता है ये टॉक्सिक होता है। इसकी वजह से चिल, फीवर के साथ चिल्लिंग होती है। तो आप देखते हो ना, जब ये साइकिल कंप्लीट करता है ना, ये प्रोटोजोन पैरासाइट जो है, ये जो प्रोटोजोन है मलेरिया का, इसकी प्रोटोजोन के साथ ही प्लाज्मोडियम के साइकिल के साथ ही, तो साइक्लिक वे में जो है ये मलेरिया जो है, मलेरिया में फीवर और चिलिंग होती है, तो इस वजह से होती है। तो ये पूरा साइकिल था। अब इसके मैंने कोचिंग और मैंने बता दिए इसके सिम्टम्स क्या है। फीवर विद चिलिंग होती है इसमें, ठीक है। हाई फीवर हो सकता है इसमें। फैल्कीफेरम फैटल होता है, अदरवाइज फैटल नहीं होता है, ये ठीक हो जाता है। इसकी मेडिसिन वगैरह दी जाती हैं, मेडिसिन के बारे में बात नहीं करेंगे, एनसीईआरटी में नहीं दी हुई है। नेक्स्ट है एंटमीबा हिस्टोलाइटिका, ये भी प्रोटोजोन है। अभी हमने पढ़ा ना प्लाज्मोडियम मलेरिया का, वो भी प्रोटोजोन था, ये भी प्रोटोजोन है, ये भी प्रोटोजोआ है, ठीक है। अब ये क्या करता है, ये करता है अम्यूबिस या अम्यूबिक डिसेंट्री। एक्चुअली में ये कहाँ जाता है, ये लार्ज इंटेस्टाइन में, मतलब कहाँ अटैक करता है, ये ध्यान रखना है कि कहाँ कहाँ कौन सा ऑर्गेनिज्म अटैक कर रहा है। तो ये एंटमीबा हिस्टोलाइटिका जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन पे अटैक करता है। और क्या क्या सिम्टम कोज करता है, कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प, स्टूल, एक्सेसिव म्यूकस, ब्लड क्लोट्स, ये सब आते हैं। और इसका मैकेनिकल कैरियर, यानी वेक्टर नहीं बोलेंगे कि भाई उसके अंदर नहीं होता है कुछ भी, हाउस फ्लाई को कुछ नहीं होता है, बस ये मैकेनिकल कैरियर है। उसके अंडे उठाए या प्रोटोजोन उठाए और ट्रांसमिट कर दिया उसने, फिकस से उठाए इन्फेक्टेड पर्सन के से, और फूड वूड पे बैठ गई और कर दिया उसने। तो ये होते हैं इसके सिम्टम्स, ठीक है। अब हम आगे करते हैं। तो आगे है ये एस्केरिस। एस्केरिस कौन कौन होते हैं बताओ जरा। एस्केमिलिन्थस, एस्केरिस होता है एस्केमिलिन्थस, ठीक है। अभी हमने करे थे ना, जब हमने क्लासिफिकेशन करी थी किसकी, जो उसकी एनिमल्स की, तब हमने पढ़ा था ना प्लेटीहेल्मिन्थस, एस्केमिलिन्थस। तो ये एस्केरिस होता है एस्केमिलिन्थस, ठीक है। और वुचेरिया भी यही होता है, ठीक है, दोनों एस्केमिलिन्थस होते हैं। अब हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे एस्केरिस। एस्केरिस देखो मेल एंड फीमेल अलग होता है एस्केरिस में, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। तो एस्केरिस क्या करता है,
ये करता है स्मॉल इंटेस्टाइन पे अटैक। अभी जो हमने पहले पढ़ा था अम्योबिसिस का पढ़ा था ना, उसमें जो अमीबा था, एंटामीबा हिस्टोलाइटिका था, वो किस पे अटैक कर रहा था? स्मॉल इंटेस्टाइन पे। और ये किस पे अटैक कर रहा है? ये लार्ज इंटेस्टाइन पे अटैक कर रहा है, ठीक है। अब ये क्या सॉरी, ये स्मॉल इंटेस्टाइन पे अटैक कर रहा है, वो लार्ज इंटेस्टाइन पे कर रहा था। ये क्या करते हैं, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है ना, उसके अंदर अपनी ग्रोथ करना स्टार्ट कर देते हैं, और कभी कभी तो इतनी ग्रोथ कर लेते हैं कि ब्लॉक हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन। सोचो, और सारा जो फूड मटेरियल वगैरह सब खा लेते हैं उससे, कभी कभी तो इंटेस्टाइन के पार्ट को भी खा लेते हैं। तो इससे क्या होता है, इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है, क्योंकि भाई खाना समझ के खा गए तो पेट को भी, इंटेस्टाइन को भी खा गए, है ना। पेट को नहीं खाते हैं, सॉरी मैंने बोल दिया, इंटेस्टाइन को खा गए, वो भी किसको? स्मॉलर वाले को। मस्कुलर पेन होता है, दर्द होगा, फीवर, एनीमिया, ब्लॉकेज, कभी कभी ब्लॉकेज भी कर देते हैं जब बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अगर इसका जो एग है पैरासाइट का, वो फिकस में चला जाता है और कॉन्टामिनेटेड फूड या वाटर या प्लांट जो है वो हमारी बॉडी के अंदर चला जाता है, तो उसकी वजह से एस्केरेसिस होता है। इसकी दवाई दी जाती है वैसे, लेकिन अगर एक्सट्रीम कंडीशन में हो गया तो ऑपरेट किया जाता है। अब पढ़ेंगे हम वुचेरिया और फाइलेरियन वॉर्म, वुचेरिया। इसकी दो जो है स्पीसीज बताई हुई है यहाँ पर। अब ये पिक्चर देख रहे हो ना, ये फाइलेरियसिस का पिक्चर है, इसे एलिफेंटियसिस भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो, वुचेरिया बैनक्रॉफ्टी और वुचेरिया मालाई, ये स्पीसीज की दी हुई है कि एक इन्फ्लेशन कोज करते हैं। ये कहाँ करते हैं तो ये लिम्फेटिक वेसल पे करते हैं। लिम्फेटिक वेसल भी कहाँ की? लोअर लिम्फ की, उनको ब्लॉक कर देते हैं। अब उनको ब्लॉक कर देंगे तो यहीं यहाँ पे लिम्फ इकट्ठा होता रहेगा, इकट्ठा होता रहेगा, इकट्ठा होता रहेगा। जब लिम्फ इकट्ठा होगा, एक मिनट, जब लिम्फ इकट्ठा होगा तो ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। तो ऐसे लगता है जैसे किसी हाथी का पैर हो, इसलिए इसे एलिफेंटियसिस भी बोलते हैं, फाइलेरियसिस को, ठीक है। और मैंने बता दिया ये कहाँ करेगा, ये कहाँ अटैक करेगा? लिम्फेटिक वेसल्स ऑफ लोअर लिम्फ पर अटैक करेगा, ठीक है। इससे क्या होता है, क्या प्रॉब्लम होती है? जेनाइटल ऑर्गन इससे अफेक्ट होते हैं, ग्रोथ डिफॉर्मिटीज हो जाती हैं, ठीक है। और पैथोजन जो है ये किससे ट्रांसमिट होता है? तो ये होता है फीमेल मॉस्किटो वेक्टर से होता है। कोई भी मॉस्किटो कट करेगी, दूसरे को काट लिया तो फिर मतलब काट लिया इन द सेंस कि मतलब उसका खून पिया तो इंजेक्ट कर दिया ये वोम उसमें, तो इस तरह से उसके एग इंजेक्ट कर दिए, ठीक है, अपने सकिंग ऑर्गन के थ्रू, तो आ जाएगा इसमें, ठीक है। तो बड़ा खतरनाक डिसीज है ये। नेक्स्ट करते हैं रिंग वॉर्म, है ना, दाद जिसे बोलते हैं। और ये किससे होता है? ये होता है फंजाई से, फंगस से। तो देखो इसकी स्पीसीज बताई हुई है कि 3 जेनरा इसकी बताई हुई है जिसकी वजह से रिंग वॉर्म होता है। तीनों जेनरा है माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन और एपिडर्मोफाइटोन। ये 3 जो जेनरा है, अभी हमने स्पीसीज करी थी हर ऑर्गन की, इसमें जेनरा बताए हुए हैं कि माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन और एपिडर्मोफाइटोन जो है वो रिंग वॉर्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कहाँ करते हैं ये? मेन में करते हैं मोस्टली। कहाँ करते हैं? स्किन पे, नेल्स पे, स्काल्प पे, तो यहाँ कर देते हैं। क्या होता है? ड्राई स्केलिलेशन हो जाते हैं वेरियस पार्ट्स पे बॉडी के। तो ये वेरियस पार्ट कौन कौन से होते हैं? स्किन, नेल, स्कैल्प, ये होते हैं, ठीक है। इचिंग होती है इनसे, इंटेंस इचिंग होती है। हीट और मॉइस्चर जो होते हैं वो हेल्प करते हैं फंजाई को ग्रो करने में। अगर ये दोनों चीज़ मिल गई एक साथ तो फंजाई ग्रो हो जाएगी, ठीक है। रिंग वॉर्म जनरली किस वजह से होता है? जब सोइल में जो फंजाई है वो बॉडी तक पहुंच जाए, या फिर जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके टॉवल को यूज कर लें, उसके क्लॉथ को यूज कर लें, इवन द कॉम्ब को हम यूज कर लें, क्योंकि स्कैल्प पे भी हो जाता है ना ये। तो अगर उसको यूज कर लेंगे तो इन्फेक्ट हो जाएगा पर्सन, ठीक है। तो ये है इसका। अब अगर मेंटेनेंस करे पब्लिक, जो हाइजीन को करे, तो फिर ये सब चीज़ें नहीं होती, कुछ तो नहीं होती हैं एटलीस्ट, जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। और दूसरा देखो, अभी आपने देखा है कि ये जो मलेरिया था ना, ये इंसेक्ट से फैल रहा था। एलिफेंटियासिस भी जो था ना वो मॉस्किटो से फैल रहा था, सॉरी, है ना। और मलेरिया भी, मैं इसको डेंगू, चिकनगुनिया, ये सब क्या है? मॉस्किटो से फैलते हैं। तो देखो एक बड़ी अच्छी फिश है जिसका नाम है गैम्बूसिया। अगर इस फिश को पोंड वगैरह में पालोगे ना, तो ये उसके जो मॉस्किटो के क्या होते हैं, अंडे वगैरह होते हैं ना, और लार्वा होता है, उसको खा लेती है, उसमें फीड करती है। नेट लगा सकते हैं, मॉस्किटो नेट लगा सकते हैं, ठीक है। सफाई रख सकते हैं अपने आसपास। तो ये सारी चीज़ें करके क्या है, हम डिसीज से छुटकारा पा सकते हैं। जो स्मॉल पॉक्स है वो टोटली इरेडिकेट कर दिया गया है इंडिया के अंदर, पहले बड़ा होता था, ठीक है, लेकिन अब टोटली इरेडिकेट कर दिया गया है, क्योंकि एक तो इम्यूनाइजेशन कर दिया है, ठीक है, इम्यूनिटी के थ्रू कर दिया है। दूसरा, हाइजीन कंडीशंस भी रखी जाती हैं इसके अगेंस्ट। पोलियो, डिप्थीरिया, निमोनिया, टेटनस, इनको
लार्ज एक्सटेंट तक कंट्रोल कर लिया गया है, लेकिन अभी भी ये है कहीं कहीं। लेकिन स्मॉल पॉक्स को तो टोटली इरेडिकेट कर दिया है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इम्यूनिटी क्या होती है। अब तो हमने पढ़े डिसीज़ क्या होते हैं, तो हमने कहा कि भाई डिसीज़ क्या हमेशा हो जाते हैं डिसीज़, कि बस बॉडी में आए, इतना आसान है डिसीज़ का कि बॉडी में आए और कर दिया उन्होंने अटैक और हो गया डिसीज़? नहीं, इतना आसान भी नहीं है। हमारे अंदर जो इम्यूनिटी होती है वो लड़ती है उनसे। जब हम इम्यून सिस्टम हमारा वीक होता है, हम हार जाते हैं, तभी हमें डिसीज़ होते हैं। तभी बोलते हैं ना हेल्दी रहो, एक्सरसाइज करो, तो ये जो इनके लार्वे वार्वे एग वगैरह ना, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे क्योंकि हम हेल्दी हैं। ठीक है, तो ये वायरस वगैरह ये कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे क्योंकि बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो उनको हरा देगा। चलो, अब इम्यूनिटी टू टाइप की होती है, एक तो होती है इनेट इम्यूनिटी और एक होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, पहले हम कर लेते हैं इम्यूनिटी क्या होती है। जो ओवरऑल एबिलिटी होती है ना होस्ट की टू फाइट द डिसीज कोजिंग ऑर्गेनिज्म कन्फर्ड बाय द इम्यून सिस्टम, उसको बोलते हैं इम्यूनिटी। टू टाइप्स की होती है, इनेट और एक्वायर्ड। इनेट क्या होती है, जो पहले से ही हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, और एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है जो एक्वायर करते हैं बाद में। हमारे जो सेना होती है ना, लिम्फोसाइट्स जो होते हैं, उनके अंदर ना मेमोरी पावर होती है। वो देख लेते हैं भाई कि ये मेरे से पहले भी लड़ने आया था, या ये डिसीज़ मुझे पहले हुआ था, तो अब दोबारा आया, तो जो दोबारा की उनकी जो पावर होती है ना वो बहुत ज़्यादा घातक होती है। इसलिए ना जो वैक्सीनेशन है वो दी जाती है, क्योंकि एक बार हो गया अटैक, बड़ा माइल्ड होता है, तो वो झिल जाता है बॉडी के अंदर। तो उसके बाद जब कोई भी अगर उस तरह की बीमारी होगी तो बॉडी उसे अपने आप ख़त्म करती है, तो उसे बोलते हैं एक्वायर्ड, यानी कि पहले नहीं थी उसकी इम्यूनिटी, लेकिन मेमोरी पावर की वजह से उन्होंने इम्यूनिटी जनरेट कर ली। तो इनेट इम्यूनिटी पहले कौन कौन सी होती है, कौन कौन से बैरियर होते हैं, वो हम जानेंगे। तो 4 होते हैं ये। ठीक है, पहला होता है फिजिकल बैरियर, जैसे कि हमारा स्किन का है। ठीक है, म्यूकस है हमारी, म्यूकस कोटिंग होती है ना एपिथेलियल लाइनिंग की, रेस्पिरेटरी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट में, इनमें म्यूकस होता है ना, तो इससे क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी एंट्री से रोक लगा देती है। फिजिकल बैरियर है। फिजियोलॉजिकल क्या होते हैं, एसिड है, HCl है हमारे स्टोमक के अंदर, स्लाइवा है माउथ के अंदर, हमारे आँखों में जो टीयर होते हैं, ठीक है, उस वो सब चीज़ें माइक्रोबियल ग्रोथ को रोकते हैं। ठीक है, तो ये फिजियोलॉजिकल बैरियर है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रोक रहे हैं अंदर जाने से। सेलुलर बैरियर्स कौन से हैं, सर्टेन ल्यूकोसाइड, जैसे WBC हमारी बॉडी की, वो ऐसे एक्ट करती हैं पॉलीमोर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइड्स की, जिसे हम न्यूट्रोफिल्स भी बोलते हैं। इसके अलावा मोनोसिस्ट, फैगो, मैक्रोफेगेसिस, ये होते हैं, ये खा जाते हैं माइक्रोब्स को, मैक्रोफेगेसिस जो होते हैं। ठीक है, और डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तो इस तरह के भी होते हैं। फिर है साइटोकाइन बैरियर्स। इसमें क्या होता है कि जो वायरस इन्फेक्टेड सेल्स होते हैं वो सर्टेन प्रोटीन सिक्रेट करते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं इंटरफेरोन। और ये जो इंटरफेरोन है दूसरे सेल्स को जाके बता देती कि भाई वायरस का इन्फेक्शन हो गया, बच लो अब। तो ये साइटोकाइन बैरियर है। तो ये तो थी इनेट इम्यूनिटी। अब हम करेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी मैंने आपको बता दी कि एक्वायर की जाती है। तो कैसे एक्वायर की जाती है ये हम पढ़ेंगे। तो देखो, जब भी कोई पैथोजन अटैक करता है बॉडी के अंदर, ठीक है, उसको बोलते हैं, जब भी कोई अटैक किया फिर हमारी एंटीबॉडी ने उस पर रिएक्शन दिया, तो उसको बोलते हैं प्राइमरी रिस्पॉन्स। ये बड़ा हल्का फुल्का होता है, इसकी इंटेंसिटी बड़ी लो होती है कि अगर ज़्यादा तगड़ा अटैक हो गया तो फिर वो नहीं बॉडी ले पाएगी, लेकिन अगर हल्का सा अटैक हुआ तो प्राइमरी रिस्पॉन्स हो गया। अब हमारी बॉडी के जो सेंसेस हैं उन्होंने, उनकी मेमोरी पावर इतनी होती है, उन्होंने याद रख लिया कि भाई इसने अटैक किया था, तो जब दोबारा वो अटैक करेगा ना पैथोजन, तो जब सेकेंडरी रिस्पॉन्स होगा तो वो इतना तकड़ा होगा कि वो उसको हरा देगा। ठीक है, अब देखो कैसे होता है। जो प्राइमरी और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स होता है वो 2 टाइप के स्पेशल सेल्स होते हैं लिम्फोसाइट्स में। ठीक है, एक तो बी लिम्फोसाइट होते हैं और एक होते हैं टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट क्या होती है, हमारी आर्मी होती है, सेना हमारी, जो पैथोजन से लड़ती है। और टी लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं, ये लड़ते नहीं है लेकिन ये हेल्प करते हैं। ठीक है, किसकी हेल्प करते हैं, बी लिम्फोसाइट्स की। ठीक है, अब देखो ये ना एंटीबॉडी का आपको पिक्चर दी हुई है एक मिनट यहाँ। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है कि जो बी लिम्फोसाइट है उसकी पिक्चर दी हुई है एंटीबॉडी की। इसमें 2 चेन होती हैं, एक तो लॉन्ग होती है, लॉन्ग दिख रही है, ये लॉन्ग चेन होती है। ठीक है, और एक होती है शॉर्ट चेन, ये शॉर्ट दिख रही है आपको, शॉर्ट चेन दिख रही है, तो ये लॉन्ग चेन है, इधर वाली लॉन्ग चेन है, और ये वाली क्या है, शॉर्ट चेन है। तो 2 लॉन्ग चेन होती हैं और 2 शॉर्ट चेन होती हैं। और देखो यहाँ पे बॉन्ड दिख रहा होगा आपकी सल्फाइड का, तो डाई सल्फाइड बॉन्ड से क्या होती हैं, ये अटैच्ड होती हैं आपस में। ठीक है, बी लिम्फोसाइड में, बी एंटीबॉडी में, ठीक है, अटैच्ड होती हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होता है हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि H2L2, यानी कि हैवी 2
और 2 क्या है मतलब वेट में लाइट, तो लाइट और हैवी के बेस में H2L2 कर देते हैं हम। अब जो एंटीबॉडीज़ होती हैं ये हमारी बॉडी में जो प्रोड्यूस होती हैं उनमें से कुछ जो है वो इम्यूनोग्लोबिन ए, ये मदर कोलेस्ट्रॉम में भी प्रेजेंट होती है, जो मदर अपना पहला ब्लड कह रही हूँ मिल्क फीड कराती है, बताऊंगी आगे। इम्यूनोग्लोबिन एम, इम्यूनोग्लोबिन ई, जब एलर्जी होती है ना तो बड़ा रिलीज होता है इम्यूनोग्लोबिन ई, और इम्यूनोग्लोबिन जी ये सबसे ज़्यादा हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है 80% ऑलमोस्ट इम्यूनोग्लोबिन जी। और जो मदर से प्लेसेंटा के थ्रो, ये प्लेसेंटा भी क्रॉस कर देता है इम्यूनोग्लोबिन जी और बच्चे तक पहुंच जाता है। जब बच्चा होता है ना मदर वोम में, तो प्लेसेंटा के थ्रो ये इम्यूनोग्लोबिन जी जाता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। सबसे ज़्यादा होता है हमारी बॉडी के अंदर, ध्यान रखना। तो ये कार्टून दिखाया हुआ है, ठीक है सॉरी। तो ये जो एंटीबॉडी का जो रिएक्शन होता है, एंटीबॉडी जो प्रोटेक्ट करती हैं इस तरह के सिस्टम को बोलते हैं ह्यूमरल इम्यून सिस्टम। ह्यूमरल इम्यून सिस्टम क्यों? क्योंकि ब्लड में फाइंड आउट होती है ना, WBC होती है ना, तो ये क्या होता है ह्यूमरल इम्यून सिस्टम होता है। और जो टी सेल्स होते हैं, ठीक है, टी सेल्स होते हैं, टी लिम्फोसाइट्स, ठीक है, वो जो करते हैं वो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी करते हैं हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट जो होते हैं वो ह्यूमरल इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर। तो 2 तरह के सिस्टम में काम करते हैं, ह्यूमरल इम्यून सिस्टम और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो ह्यूमरल इम्यून सिस्टम में कौन रेस्पॉन्स करता है? बी लिम्फोसाइट। और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में कौन रेस्पॉन्ड करता है? टी लिम्फोसाइट करता है, ठीक है। अब देखो इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है कि देखो ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती कैसे है। देखो जब कभी ऑर्गन फेल हो जाता है, ऑर्गन डिसफेलियर हो जाता है, तो दूसरा ऑर्गन लेना पड़ता है। तो डॉक्टर क्या कहता है कि भाई ब्लड ग्रुप का सेम ब्लड ग्रुप होना चाहिए, रिलेटिव होना चाहिए लाइकवाइज। क्यों ऐसा करता है? क्योंकि हमारी बॉडी के जो टी लिम्फोसाइट होते हैं ना, वो कहते हैं हम किसी अंदर किसी फॉरेनर को नहीं आने देंगे, उनके लिए अपनी बॉडी को छोड़ के बाकी सब फॉरेनर है, हम उसको मार देंगे। तो ये जो टी लिम्फोसाइट होते हैं ये इस तरह का थ्रेट दे के रखते हैं, तो इसलिए जो डॉक्टर करते हैं वो इम्यूनो सप्रेसेंट देना पड़ता है उनको कि इम्यून सिस्टम सप्रेस रहे। जैसे साइक्लोस्पोरिन, इसका नाम लिख लेना, साइक्लोस्पोरिन ए, ये मेडिसिन देते हैं इसको, ठीक है। और ये जो मेडिसिन है वो एक फंजाई से बनती है, ठीक है, ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम करके है, ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम, ठीक है। तो ये दवाई देनी पड़ती है जिससे कि टी सेल्स जो है सप्रेस हो जाते हैं थोड़े टाइम के लिए, और जब तक फिर वो बॉडी जो है उसको एक्सेप्ट कर लेती है और फिर वो दवाइयाँ थोड़े दिनों बाद बंद की जाती हैं। तो ये जो होती है टी लिम्फोसाइट, ये सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम होता है कि फॉरेन वाले को रिजेक्ट कर देता है, मार देता है कि इसको हम मार देंगे अगर ये हमारा फॉरेन वाला है तो, ठीक है, अपनी बॉडी को ही बस रखेंगे। अब है एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है। इसमें 2 टाइप की होती है, एक्टिव नेचुरल होती है एक, और एक होती है आर्टिफिशियली, ठीक है। अब नेचुरल क्या होती है, आर्टिफिशियल क्या होती है, ये हम करेंगे। पहले एक्टिव और पैसिव देख लेते हैं, ठीक है। एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है कि होस्ट सेल जब एक्सपोज होता है एंटीजन को, ठीक है, लिविंग या डेड, तो एंटीबॉडीज ना प्रोड्यूस करती हैं इन द होस्ट बॉडी, ठीक है, सम प्रोटीन्स, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। कि भाई एंटीजन ने अटैक किया और फटाक से एंटीबॉडी हमने क्या की, प्रोड्यूस कर दी, उसको बोलते हैं एक्टिव। एकदम हमारी बॉडी के अंदर ही थी पहले वो जेनेटिकली, हमने सिर्फ क्या किया, एकदम से उस पर अटैक कर दिया, तो इसको बोलते हैं एक्टिव। पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है कि देखो जब रेडीमेड इम्यूनिटी दी जाती है ना, रेडीमेड एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं उनको बोलते हैं, जैसे कि बच्चे की जो मदर होती है, जो मैंने बताया ना कोलोस्ट्रम, जो मदर होती है जो फर्स्ट मिल्क पिलाती है, येलो मिल्क भी उसको बोलते हैं, वो कोलोस्ट्रम भी बोला जाता है, उसमें इम्यूनोग्लोबिन ए होती है। और जब वो अपने बच्चे को पिलाती है ना वो, तो वो अपनी इम्यूनिटी, जो इम्यूनोग्लोबिन ए है इम्यूनिटी फैक्टर, वो बच्चे को दे रही है। तो ये क्या कर रही है, पैसिवली इम्यूनिटी दे रही है, बच्चे के अंदर खुद की इम्यूनिटी नहीं है, वो मदर दे रही है। तो देखो ये तो था नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी का केस, और ये था नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी का केस। अब हम आर्टिफिशियल के बारे में पढ़ेंगे कि आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है। आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है कि जब किसी भी वैक्सीनेशन कर दी जाती है, तो वैक्सीनेशन कर दी, अब कोई भी अटैक करेगा उससे रिलेटेड पैथोजन, तो वो एकदम से उसके ऊपर क्या कर देंगे, अटैक, तो एक्टिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी हो गई। और एक्टिव आर्टिफिशियल पैसिव क्या हो गई कि भाई अभी प्रॉब्लम हुई है तो फटाक से एंटीबायोटिक दे दी उसको कि ये लो एंटीबॉडी लो, एंटीबॉडी खाने को, सॉरी एंटीबायोटिक खाने को भी देते हैं ना डॉक्टर्स, तो वो क्या हुई, पैसिव, आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी हुई। तो ये इसमें नेचुरल का ही दिया हुआ है एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी का, लेकिन इसे कर लेना नेचुरल और आर्टिफिशियल में भी, ठीक है। अब करेंगे हम वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन ना, अभी पढ़ा था ना इसके बारे में। तो देखो
इसमें क्या होता है वैक्सीनेशन में कि मैंने अभी बताया था कि हमारे जो मेमोरीज होती हैं बॉडी में, हमारे जो बी लिम्फोसाइट टी सिम्फोसाइट, इनकी मेमोरी होती है, ये पहचान लेते हैं कि भाई ये पहले अटैक कर चुका है या नहीं कर चुका। तो इसमें क्या करते हैं वैक्सीनाइजेशन में, हम क्या करते हैं कि जो थोड़ा सा अमाउंट है पैथोजन का वो इंजेक्ट कर दिया जाता है बॉडी में, और वो उस टाइप का करा जाता है कि जो ज़्यादा बॉडी को डैमेज ना करे। जैसे कि पोलियो वायरस की वैक्सीनेशन की जाती है ना, तो वो उसके अंदर वायरस ही होता है। जैसे कि अभी कोरोना फैला था, तो कोरोना की जो वैक्सीन दी गई उसमें कोरोना वायरस के सम पार्ट्स था, तो उस तरह से क्या पहचान लेता है, वो हल्का था पहला वाला, तो जब दोबारा उसने अटैक किया तो वो बहुत सारा अपने आप में प्रिपेयर्ड रहा, तो उसको बोलते हैं वैक्सीनाइजेशन की, मतलब वैक्सीन लगा दी, अभी क्या हुआ अपने आप वो जो है वो बना लेगा। ठीक है, तो दूसरा होता है इम्यूनाइजेशन। ठीक है, इम्यूनाइजेशन का मतलब क्या है कि वो इम्यून हो गया उसके लिए। तो ये मैंने बता दिया था, ये तो एक्टिव मतलब एक्टिव इम्यूनाइजेशन हो गया। आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनाइजेशन क्या होता है कि जैसे एक एग्जांपल दिया, स्नेक बाइट से इंजेक्शन गिव, स्नेक बाइट्स कर लिया तो इंजेक्शन दिए गए पेशेंट को एंटीबॉडीज़ के स्नेक विनोम की, साथ के साथ दिए ना उसको, तो उसको बोलते हैं पैसिव इम्यूनाइजेशन, लाइक दैट। अब देखो बहुत सारी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है जिसकी थ्रू से एंटीजेनिक पॉलीपेप्टाइड फॉर्म हो रहे हैं। और ये जो है ना हिपेटाइटिस बी, इसको याद रख लेना, यहाँ पे छुपा हुआ दिया हुआ है लेकिन इंपॉर्टेंट है। हिपेटाइटिस बी वैक्सीन जो है वो यीस्ट से प्रोड्यूस होती है, और जो पहली वाली बताई थी ना मैंने साइक्लोस्पोरिन, वो भी फंजाई से होती थी। ठीक है, यहाँ पे हिपेटाइटिस बी की वैक्सीन जो है वो यीस्ट से बनाते हैं। ठीक है, ये याद रखनी है, हिपेटाइटिस बी की वैक्सीन, इसका कोई इलाज नहीं है, हिपेटाइटिस बी का वैक्सीनेशन से ही बचा जा सकता है। अब देखो एलर्जी, हमारी बॉडी में जो है अगर पोलन माइट्स ये सब चले जाएं, सबको नहीं होता है, कुछ कुछ लोगों को इनसे एलर्जी होती है। इसमें क्या होता है इम्यून सिस्टम वो क्या करता है, इनसे एग्जर्टेड रिस्पॉन्स देता है इम्यून सिस्टम कुछ एंटीजेंस के लिए, जिसे हम बोलते हैं एलर्जी। और ये कौन सा इम्यूनोग्लोबिन प्रोड्यूस होता है इस समय पे, IgE, तो ऐसे याद रखेंगे एलर्जी ई। ठीक है, इस तरह से याद रखेंगे। तो किससे हो सकती है जो सब्सटेंस एलर्जी बन करते हैं ना उनको एलर्जेंस बोलते हैं, जैसे कि माइटिन डस्ट, पोलन, एनिमल डेंडर्स, ये सारे एलर्जी रिएक्शन हो सकते हैं। क्या इसके सिम्टम्स क्या होंगे, स्नीजिंग, वाटरी आइज, रनिंग नोज, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, ये सब होंगे। तो ये क्यों होते हैं, रीजन क्या है इसका, क्योंकि एलर्जी के टाइम पे ना हमारी बॉडी जो है केमिकल्स रिलीज करती है लाइक हिस्टामाइन, सीरोटोनिन, मास्ट सेल से, जिसकी वजह से हमें जो है इन सब चीज़ों की तकलीफ होती है, इसकी जो होते हैं रिएक्शन सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, ये कोजेज हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है, इनके लिए ड्रग देनी पड़ती है। ड्रग जैसे हिस्टामाइन और सीरोटोनिन रिलीज हो रहे थे मास्ट सेल से, तो उसके लिए एंटी हिस्टामाइन, एड्रेनल स्टेरॉइड ये दिए जाते हैं इसके लिए, एलर्जी के लिए, तो इससे कंट्रोल करते हैं। और जो एलर्जी है कुछ ही नहीं है कि जो ये हम ओवर प्रोटेक्टेड करके रखते हैं ना अपने बच्चे को, उसकी वजह से एलर्जी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो अब हम करेंगे ऑटो इम्यूनिटी, है ना। तो ऑटो इम्यूनिटी क्या होती है, ऑटो इम्यूनिटी क्या होती है, ऑटो इम्यूनिटी में खुद के ही जो ये जो सेना थी ना हमारी WBC की सेना, ठीक है, ये दूसरों से लड़ती थी, एंटीजन से लड़ती थी, बाहरी लोगों से लड़ती थी। बाहरी लोगों का मतलब यहाँ पैथोजन से। ठीक है, लेकिन अब इसने क्या किया, अपने आप को ही, अपने सेल को भी बोल दिया कि तू भी हमारा दुश्मन है, अपने आप को ही दुश्मन मानने लगी। तो उसको बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसीज, जिसमें खुद का इम्यून सिस्टम अपने ही इम्यून सिस्टम को डिस्ट्रक्ट करने लग जाए, उसको बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसीज। रिम्यूनोइड आर्थराइटिस आपको दिया गया है, तो थोड़ा सा इसके बारे में बता देती हूँ, एक्सप्लेन इसमें नहीं किया गया, स्टिल आई विल टेल यू। रिम्यूनोइड आर्थराइटिस में क्या होता है ना कि जो जॉइंट्स होते हैं, ठीक है, उन जॉइंट्स में जो है वाटरी सब्सटेंस भर जाता है। ठीक है, क्यों भर जाता है वाटरी सब्सटेंस, क्योंकि जो ये ऑटो इम्यून वो अपने ही जो सेना को मारने लग जाते हैं, वाटरी सब्सटेंस भर जाता है, तो ये क्या करते हैं, प्रेशर लगाते हैं बाहर की तरफ जॉइंट्स पे। ठीक है, जब प्रेशर लगाएंगे और ये वाटरी सब्सटेंस इंक्रीज होता रहेगा तो क्या होएगा, पेन होना स्टार्ट हो जाता है। और इस वजह से जो है ना यहाँ पे ओसिफाइड सेल्स चले जाते हैं। ओसिफाइड सेल्स जो बोन्स में होते थे ना, तो वो ओसिफाइड हो जाता है। इससे जब ये ओसिफाइड हो जाएगा तो उसका मूवमेंट क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा ना, तो जॉइंट्स का मूवमेंट क्या हो जाता है, बंद हो जाता है।
यानी कि जॉइंट पेन भी कर रहे हैं और जॉइंट्स का मूवमेंट भी बंद हो गया। सोचो मूवमेंट नहीं होगा तो कैसे ऑर्गन, मतलब जो पर्सन है ह्यूमन है कैसे चलेगा। तो इसकी सर्जरी, जब इसमें एक्सट्रीम केस हो जाता है ना, जब जॉइंट्स बिल्कुल बंद हो जाते हैं, तो उसकी सर्जरी की जाती है इसके जॉइंट्स को मूव कराने के लिए, ठीक है। अदरवाइज इसका अगर पहले ही पहचान में आ जाए तो इसका ये है कि इलाज की, अब मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ लेकिन फिर भी आपको बता रही हूँ, जो जैसे होता है कि इसमें क्या करना चाहिए कि जो हमारे जॉइंट्स वगैरह है ना, उनको गर्म पानी से सिकाई करनी चाहिए। और जो एक्सरसाइज है वो सबसे अच्छी चीज़ होती है हर किसी डिसीज़ के लिए। लेकिन अगर एक्सट्रीम केस है तो डॉक्टर से मिलिए, किसी से राय मत लीजिए। नेक्स्ट है इम्यून सिस्टम इन द बॉडी, ठीक है। तो ये होते हैं लिम्फोइड ऑर्गन। इम्यून सिस्टम में WBC हमने पढ़ ली, ऑटो इम्यून डिसीज हमने पढ़ लिया, ऑर्गन ट्रांसप्लांट में हमने पढ़ लिया कि भाई क्या होता है, ये जो टी लिम्फोसाइट्स होते हैं बड़ा परेशान करते हैं जब ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होता है। तो लिम्फोइड ऑर्गन क्या होते हैं? लिम्फोइड ऑर्गन बेसिकली क्या होते हैं? बोन मैरो और थाइमस। बोन के अंदर जो मैरो भरा होता है, मतलब ब्लड भरा होता है, उसको बोन मैरो बोलते हैं। और थाइमस हमारे अंदर एक ऑर्गन होता है, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता चला जाता है थाइमस छोटा होता चला जाता है, उसमें होते हैं लिम्फोसाइट। देखो ये रहा थाइमस, दिख रहा होगा आपको, हार्ट के पास प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब जब थाइमस छोटा होता चला गया तो ये जो अपना काम है ना, ये सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन को दे देता है, लाइक स्प्लिन, ठीक है, छोटी सी होती है, लिम्फ नोड से दिख रहे होंगे आपको, टोनसिल है ना, गले के पास होते हैं, पेरियार पेचिस होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो इनको अपना काम दे देते हैं कि भाई तुम करो अभी ये वाला काम, मैचुरेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स का काम तुम करो, ठीक है। तो सेकेंडरी लिम्फोसाइट ऑर्गन जो है वो साइट प्रोवाइड करते हैं किसके लिए? इंटरेक्शन ऑफ लिम्फोसाइट विद एंटीजन, ठीक है, और उनके इफेक्ट को ख़त्म कर देते हैं, ठीक है, सॉरी। तो इस तरह से होता है ये, ठीक है। टी लिम्फोसाइट जो है मैच्योर होते हैं, इसमें स्प्लिन बीन शेप्ड होती है, ये मैंने बता दिया। अच्छा, ये इसमें और कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बस एक ये याद कर लेना कि स्प्लिन जो है वो लार्ज रिजर्वियर है। तो ये वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए इसका दूसरा पार्ट मैं लेके आऊँगी। अभी इस पार्ट में इसको ख़त्म करते हैं। इसमें क्या है कि जो लिम्फ नोड्स हैं वो ट्रैप करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, यहाँ पर देखो दिखाया हुआ है। और कुछ जो म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू होते हैं, जो रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव, यूरो जेनाइटल ट्रैक्ट में प्रेजेंट होते हैं, ये भी हेल्प करते हैं। और इसको माल्ट बोलते हैं। क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि माल्ट क्या है, तो म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू होते हैं। और ह्यूमन बॉडी में 50% जो है यही टिश्यू होते हैं, माल्ट टिश्यू होते हैं। तो अभी ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और इसको अपलोड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो इसका पार्ट 1 करके मैं डाल रही हूँ, पार्ट 2 करके मैं इसका डाल दूंगी। सो आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अगर कुछ क्लियर नहीं हुआ तो चैट बॉक्स में लिख दीजिए। थैंक यू।